So, good evening everyone. A very warm welcome to the second session of our reading group. So, जो बुक मैं आज सबसे शेयर करना चाहता हूँ वो है अमीश की शिवा ट्रिलॉजी। तो अगर शिव जी इंसान होते तो वही स्टोरीज़ कैसे कन्वर्ट होती। जब भी मैं किसी को बुक रिकमेंड करता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि आपको अपने रिलीजियस सेंटिमेंट को थोड़ा सा साइड रख के वो बुक पढ़ें, एज अ स्टोरी की तरह देखें उसको। आप अपने रिलीजियस सेंटिमेंट को उसमें मत लेके आएँ कि वो हेलो, गुड इवनिंग ऑल। माय नेम इज़ शिवम। मैं मटेरियल साइंस पीएचडी से हूँ। मैं बात करूँगा द राइज ऋषि सुनक की बुक की। ऋषि सुनक में इस बुक को लिखा है माइकल एशक्रॉफ्ट ने। एंड देखिए मतलब उनकी जर्नी लिखी है पूरी, कैसे वो एक इमिग्रेंट पेरेंट्स के सन थे और हाउ ही रोज अप फ्रॉम अ नॉर्मल जूनियर मिनिस्टर। वो एक साउथ ब्रिटेन के रहने वाले थे एंड फिर वो कैसे उन्होंने नॉर्थ सिटीजन्स को जीता, उनके हाउ ही वन ओवर देयर वोट्स एंड हाउ ही टोर इनटू द इश्यूज ऑफ आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। उनके इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के रिलेटेड इश्यूज थे एंड देन हाउ ही हैंडल्ड द कोरोना सिचुएशन. So it is about his journey, how he he rose to the ranks in such a young age. Like at 39 he was promoted to the top job of treasurer, and before that he was just a junior minister. So if you read, he has also described, the author has very well described the scenic beauty of Britain where he lived, and so it's a mix of like it gives when you read the book, you'll feel get a view of the places he has stayed in his life, and also you will experience the struggle and the challenges he has faced and how he has tackled those challenges. So I believe that someone who's interested into leadership and writing about tourism would be interested to read this book. I want to ask you what got you interested in this? I am interested in leadership, that's why. So you have read other books by other political leaders? Not political leadership, But leadership? but yeah, in general. Yeah. Thank you. Yeah, thank you. थैंक यू शिवम इतने अच्छे रिकमेंडेशन के लिए। सो मैं नेक्स्ट रीडर प्रद्युम्न को बुलाना चाहूँगा। So, good evening everyone. My name is Pradyum, as I have been introduced. So, I am first year student of MSR SMD. तो मैं यहाँ पर एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कालिदास का। कालिदास एक बार जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें प्यास लगी, तो आसपास उन्होंने देखा तो उनको एक झोपड़ी दिखा। उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़े और उन्होंने पानी के लिए पुकारा, तो अंदर से एक वृद्धा आती है। तो वृद्धा को वो बोलते मादे पानी पिला दीजिए, प्यास लगी है। तो वृद्धा ने कहा कि पहले आप हमें आपका परिचय दें, फिर उसके बाद मैं आपको पानी पिलाऊंगी, क्योंकि मैं आपको जानती नहीं है, तो आप पहले अपना परिचय दें। तो कालिदास बोलते हैं कि मैं एक पथिक हूँ। तो वृद्धा बोलती है कि नहीं, पथिक तो केवल दो ही है, एक सूर्य और एक चंद्रमा, जो हमेशा चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। सत्य बताएं आप कौन है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि अगर मैं पथिक नहीं तो फिर मेहमान समझ लो, मैं मेहमान हूँ। तो वृद्धा बोलती नहीं, मेहमान तो अगेन केवल दो ही है, एक अपना धन और एक यौवन, जिनको जाने में समय नहीं लगता। तो सही बताएं कि आप कौन हैं। अगेन कालिदास बोलते हैं कि तो मैं एक सहनशील व्यक्ति हूँ। तो अगेन फिर वृद्धा बोलती है सहनशील तो अगेन केवल दो ही हैं, एक धरती और एक पेड़। धरती जो सारे पाप पुण्य को सहती है, और अगर बीज बोएं तो फिर उसी तरह तुम्हें अनाज के दाने छाती फाड़ कर देती है। और फिर दूसरा पेड़, जिसको जितना भी पत्थर मारो वो जो है तुम्हें मीठे फल देती है। वो अपने मीठे फल पर किसी का अधिकार छीनती नहीं है। तो सहनशील तो इस तरह केवल दो ही हुए। तो आपका परिचय अब भी गलत है, तो कृपया आप अपना सही परिचय दें अगर पानी पीना है तो। फिर आगे वो बोलते हैं, अभी इतना तर्क वितर्क हो चुका था कि वो मूर्छा की स्थिति में आ गए। फिर अभी वो बोलते हैं कि अगर मैं इन सब में से कोई भी नहीं हूँ तो फिर मैं हठी हूँ। तो अगेन आप अब भी असत्य बोल रहे हैं। हठी की बात है तो फिर अगेन हठी केवल दो ही हैं, एक अपना नख और एक अपना केश, जिसको कितना भी काटे वो बार बार बाहर निकल आता है। तो आग्रह है कि कृपया करके सत्य बताएं कि आप कौन हैं, अन्यथा आप लौट सकते हैं, पानी मेरे पास नहीं है। तो
वहाँ पर फिर कालिदास अभी अपने सारे ज्ञान से पराजित हो चुके थे। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं तो मूर्ख ही हूँ, अब मुझे पानी पिला दो, अब मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। फिर उसके बाद अगेन वृद्धा बोलती है कि मूर्ख तो अगेन केवल दो ही हैं, एक अपना राजा और एक अपना दरबारी। राजा जो कि बिना किसी योग्यता के सब पर शासन करता है, और एक दरबारी जो राजा की हर एक झूठी बात को किस तरह से सही करना है उसमें हमेशा दिमाग लगाते रहता है। तो आप मूर्ख भी नहीं हो, कृपया बताएं, सही बताएं कि आप कौन हैं। अभी जो है वो एकदम पूरी तरह से परेशान हो चुके थे और मूर्छा अवस्था में वृद्धा के चरणों में गिर गए। फिर अचानक से आवाज़ आती है कि वत्स उठो। तो वो उठकर देखते तो फिर सामने सरस्वती माता साक्षात प्रकट थी। तो उन्होंने देखा तो फिर सरस्वती माता बोलती है कि तुम अपने ज्ञान को ही अपना सब कुछ मान बैठे थे, इसलिए तुम्हारा ये भ्रम तोड़ने के लिए मुझे ये स्वांग रचना पड़ा। तो फिर उसके बाद उनका जो अहंकार था ज्ञान का वो टूटता है और वो भरपेट पानी पीते हैं और अपने सफ़र पर वापस से एक बार चल पड़ते हैं। और तो इस कहानी से अगर हम सीख की बात करें तो कहानी का सीख ये है कि अपने विद्वता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही घमंड आपकी विद्वता को खा सकती है। तो इसी के साथ मैं अपनी कहानी को एंड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रद्युम, सच अ वंडरफुल स्टोरी। सो मैं अपने नेक्स्ट रीडर शिवम को बुलाना ओके तो मतलब जनरल बुक्स बहुत सारी पढ़ता हूँ, बट अभी मेरे दिमाग में जो एक बुक आ रही है, योर नेक्स्ट 5 मूव्स बाय पैट्रिक डेविड। अभी तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ सेल्फ हेल्प बुक। तो मतलब मैं देख रहा था कि सबसे अच्छी बुक्स कौन सी हैं बिज़नेस पर, तो मुझे एक नाम दिखा, योर नेक्स्ट 5 मूव्स। नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो बेसिकली इस बुक में है क्या कि ऑथर ने एक अच्छा एनालॉजी दिया है लाइफ और बिज़नेस के ऊपर सोचने के लिए, कि जनरली होता है कि हम लाइफ में बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, बिज़नेस बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बट चीज़ें प्रॉपर वे में प्लान नहीं करते हैं और काफ़ी तक चीज़ें फेल हो जाती हैं। ठीक है, मतलब हमारा जनरली फेलियर रेट इतना ख़राब होता है फ्रॉम ओशोज सेंटेंस कि अपना फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होता है इंसानों का। ठीक है, इवन एक घड़ी का उसने एक बार एग्जांपल दिया था, एक ख़राब घड़ी भी हो तो वो भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। ठीक है, तो अब जनरली होता क्या है कि ऑल्दो देयर आर मेनी रीजंस ऑफ फेलियर्स, तो इस बुक में ऑथर ने बताने ट्राई किया कि हाउ टू डिज़ाइन योर नेक्स्ट 5 मूव्स। ठीक है, तो इसमें उसने एक चेस मास्टर की थिंकिंग का पर्सपेक्टिव लिया कि कैसे एक चेस मास्टर अपनी गेम के ऊपर सोचता है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी इंट्रीग करी। मैं चेस जब छोटा तभी खेलता था, बेसिक चीज़ें चेस की पता थी, बट कभी चेस को वैसे पैशनेटली खेलना स्टार्ट नहीं किया। जब इस बुक को पढ़ा था उसके बाद लिटरली मैंने पैशनेटली चेस को खेलना स्टार्ट किया और 1 साल के अंदर इंटरमीडिएट लेवल तक मैं पहुंच गया था चेस में। आई थिंक सभी में आई लाइक टू प्ले चेस, बट एक थिंकिंग जो पर्सपेक्टिव एक होता है ना कि आपको सोचना कैसे चीज़ों पर, तो एक वो मिला। सो आई थिंक दिस इज़ द माई फीडबैक फॉर दिस बुक। इसमें कुछ डिस्कस करना वी कैन डिस्कस। इसको आप उठाया था तो मतलब आपको सबसे पहले क्या अच्छा लगा? यार इस बुक का जो फ्लो इन्होंने बनाया है, इन्होंने हर एक चीज़ खुद से स्टार्ट करी है कि फर्स्ट अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर नीड्स। जितना वो चीज़ क्लियर रहेगा ना कि हमें चाहिए क्या और हमारी नीड्स क्या हैं, उतना बेटर हम स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। बेसिकली से जो कवर था उसमें इन्होंने चेस को यूज़ किया था, योर नेक्स्ट 5 मूव्स टाइटल डाला और दिस इज़ अ बिजनेस बुक। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आया। ऐसा समझने के लिए द बेस्ट आंसर इज बुक पढ़ लो, तो बुक पढ़ा। या थैंक यू। थैंक यू शिवम। सो मैं बेसिक हेल्प कहिए या फिर जैसे सेल्फ हेल्प बुक्स आजकल काफ़ी चलन में है। सो मुझे लगता है कि अगर आप उन्हें पढ़ें तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है आपको। हो सकता है आप कहीं स्टक हो, हमारे साइकोलॉजी में एक व्यू होता है कि किसी सर्टेन बॉक्स में आप स्टक हो सकता है कि आपको राइटर अपना जब भी व्यू देता है तो आप बड़े बॉक्स में आ जाएं और आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ज़रूरी नहीं कि वो बुक आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाएगी, लेकिन हो सकता है कि आपके कुछ व्यूज़ को चेंज कर देगी, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देगी। सो इसलिए मुझे लगता है कि सेल्फ हेल्प बुक्स भी धीरे धीरे आपको स्टार्ट कर देना चाहिए पढ़ने के लिए। सो मैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट रीडर कल्याणी को बुलाना चाहूँगा।
Good evening, everyone. I'm a postdoc here in a chemical engineering department. I've just defended my thesis, so I have a PhD background from a chemical engineering. So the only today I don't have any book to discuss. So the main motive was to join this group is to reduce my screen time, basically, because I've seen, like, specifically myself, like, I'm always intact with the phone. Even I have to search anything, so it's always the phone. So I just want to reduce my screen time, and moreover, I want to explore the men and women psychology. So yesterday only I started one book, that is Men from Mars and Women Are from Venus by John Gray. So this book is typically to understand the psychology, the relationship between a men and women, because at most time, if you see the scenario, we are generally failed with the relationships, not a wife or a husband relationship, even amongst a friend, amongst the peer groups, even we are failed to understand our parents also. So if we have that insight to understand the psychology of the other person, whether it's a female or a male, regardless of the sex, so I guess it will be a good part to handle a relationship. So the main inclination is for this book to read is to understand the human psychology, the way we think. It's like I want to step out of my mindset कि जो मैं सोचूं वो हमेशा ठीक नहीं होता. Like, I need to understand the other people as well. So that is the only reason I've joined this group, and hope so I'll be discussing next time with all my experience during my reading. Thank you. बढ़िया. So thank you मैम for such a wonderful insight. So मैं अपने नेक्स्ट रीडर सौम्यदीप को बुलाना चाहूँगा. ईयर स्टार्ट हुआ. तो ये कुछ ऐसे थे जो बहुत पहले पढ़े थे. मैं यहीं से अंडर ग्रेजुएशन किया था, तो तब ह्यूमैनिटीज़ का एक कोर्स किया था, फेमिनिस्ट थियोरी एंड लिटरेचर बोल के. तो उसमें ऐसे 2 एसेज दिए गए थे, अगेंस्ट लव एंड अगेंस्ट मैरिज. ऑफ कोर्स फेमिनिस्ट थियोरी. बट तो अभी क्योंकि ये डिस्कशन हुआ था, तो मुझे याद आ गया, ये काफ़ी टॉपिकल एक 2 एसेज थे. तो ये एक बुक का ही एक्सेप्ट है जो न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुआ था. नाम है अगेंस्ट लव. तो मैं पढ़ने नहीं वाला हूँ, बहुत डिटेल्ड आर्गूमेंट है, बट एसेंशियली इसका क्रक्स ये है कि इट क्वेश्चंस द नोशन ऑफ मॉडर्न लव, कि आपका एक पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ आपको अपने सारे नीड्स, कंपेनियनशिप के नीड्स, आपके इमोशनल नीड्स, आपके sexual needs, physical needs, everything has to be fulfilled by that one partner. And इसका premise यही argument करना चाहता है कि ये चीज़ unsustainable है. मतलब firstly it's historically इतना पुराना नहीं है ये argument. ये मतलब बताना चाह रहा है कि 17th-18th century से ही ये notion of monogamy and a monogamous love वाला थिंग आया है. उससे पहले मतलब पॉलीगैमी एंड ऑल जो भी चलता था, बट एज फार एज मैरिज इज कंसर्न इट वाज जस्ट कि अकबर ने लाइक मैरिजेस वर बिजनेस ट्रांजैक्शंस. मतलब एक राजा की बेटी दूसरे राजा के पास, मतलब वैसी चीज़ें. तो द नोशन ऑफ लव एंड रोमांटिक नॉवेल्स एंड रोमांटिसिज्म वो 17th-18th सेंचुरी से आया है. और समहाउ उसी को हम, जो नोशन 200-300 साल पुराना है, उसी को हम डिफ़ॉल्ट मानने लगे कि नहीं ऐसा ही प्यार होता है. और वो एक इंसान है जो तुम्हारा सब कुछ है. फिर ऐसा तो उनका, एंड ऑब्वियसली अगर एंड थोड़ा ऐसा भी है कि इफ़ इट्स नॉट वर्किंग आउट बिटवीन यू, तो सब कुछ सही नहीं बैठे, तो थोड़ा एफर्ट करना चाहिए कि नहीं तुम थोड़ा आगे, मतलब दोनों थोड़ा एफर्ट करो, वर्क करो, ट्राई टू वर्क इट आउट एंड लेट द रिलेशनशिप कंटिन्यू. एंड इसके वजह से एक और इंडस्ट्री आ जाता है जो कि थेरेपी इंडस्ट्री है, कपल्स थेरेपी होता है. तो लाइक और भी मतलब, तो ये आर्गुमेंट बस ये देता है कि इससे बढ़िया एक मतलब रोमांटिसिज्म कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टू द इकोनॉमी. तो इट्स अ वेरी 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 स्लैपस्टिक ऐसे, बट बहुत इंटरेस्टिंग रीड है. एंड एडल्टरी तो बहुत ख़राब चीज़ है ना, मतलब बहुत ख़राब लोग करते हैं. बट इनका आर्गूमेंट ये, मतलब दैट इज़ द नॉर्मल नोशन. इनका आर्गूमेंट ये कि एडल्टरी से थोड़ा
बेसिक प्रेमाइज पे क्वेश्चन आता है कि मोनोगामी नॉर्मल क्यों है, क्यों मतलब लेकिन लोगों को एडल्टरी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्यों मैक्सिमम रिलेशनशिप्स फेल हो जाते हैं एंड फिर भी हम इसी को डिफ़ॉल्ट मान रहे हैं। तो ये एक चीज़ है एंड फिर एसेंशली मतलब इसी पे एंड करता है कि उनको लगता नहीं कि ये चीज़ प्रैक्टिकली फिजिबल है। मॉडर्न लव इज़ नॉट समथिंग दैट कैन सस्टेन एंड लाइक बहुत डिफ़िकल्ट है इसको सस्टेन करना एंड अपना चॉइस है बट इतना उसको पेडेस्टल में रखना नहीं चाहिए बेसिकली। इससे रिलेटेड एक और ऐसे सिमिलर है, इससे पहले थोड़ा सा हाँ डिस्कशन करते हैं इसमें डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ करते हैं, ताकि वो ट्रेन ऑफ थॉट नहीं श्योर, हाँ ठीक है। सो व्हाट्स बेटर पॉलीगैमी और एक्स्ट्रामैरिटल? I don't know what's better or are you asking it to me personally या फिर बता रही मेरा यहाँ पे कैरेक्टर एसोसिएशन नहीं होना चाहिए बट मतलब मेरे ख्याल से आई थिंक ऑथर का आर्गुमेंट ये है कि ऐसा एक चीज़ को मॉरल मानना दूसरी चीज़ को इमोरल मानना ये सही नहीं है। मतलब इनका आर्गुमेंट ये कि एवरीबडी फिगर्स आउट व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर देम एंड टॉक्ड अबाउट इन प्रैक्टिकल सेंस ना, वो लोगों की फीलिंग हटा दो सर। व्हाट यू फील इट्स बेटर? मेरे को पूछ रहे हो? मुझे बहुत कम एक्सपीरियंस है इस विषय में, मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, ठीक है। और जितना हुआ है आई एग्री कि टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, वर्क लगता है एक इंसान के साथ मेंटेन करने में, बट दूसरा चीज़ भी जो है मल्टीपल अपने मैनेज करना वो तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे, इवन टू पार्ट्स माई हेड अराउंड इट, क्योंकि काम वाम है एंड मतलब क्योंकि मैं बचपन से वैसा देखा नहीं है, वैसे सोच नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो मुश्किल है मतलब मल्टीपल करना। मतलब मैं ये मानता हूँ कि पार्टनर्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, लोग पॉली में है या मोनो में है जैसा भी है, सबको क्लियर होना चाहिए कि ठीक है कौन क्या चाह रहा है इस रिलेशनशिप से। अगर कम्युनिकेशन में मिसमैच है फिर प्रॉब्लम है। अगर एक जना चीट कर रहा है मतलब दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई एंडोर्स। मतलब आप बता दो कि ठीक है आपको कैजुअल चाहिए, आप बता दो कि ठीक है मुझे पॉलीएमरस करना है, मल्टीपल पार्टनर्स चाहिए, देन मतलब जो भी है, जो भी चाहते हो एक दूसरे को बता के करो एंड इफ बोथ ऑफ यू आर फाइन विद इट डू व्हाटएवर। मतलब मैं कौन हूँ जज करने वाला, बट मुझे ऐसा लगे व्हाट द ऑथर वाज ट्राइंग टू से जो अर्लियर मैरिजेस होती थी, जैसे तुम बता रहे थे राजा महाराज के टाइम में इट यूज्ड टू बी मोर ऑफ अ ट्रांजैक्शन। हाँ So, बिजनेस है and now we have put too much importance on getting love from one source only. हाँ, तो which दिस your इज partner. दिस होल एसे इज रिटन इन अ वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट। So I think what the moral of the story here is, I think we should reduce the expectation that we get all the love only from our partner, and we should try and get love from all possible places, being हाँ maybe our friends or maybe our parents or हाँ मतलब whatever. So there is like too much expectation on आजकल वो जो न्यूक्लियर फैमिली है एक दूसरे के ऊपर। जैसे मैं रिसेंटली पढ़ा था अर्लियर चाइल्ड रेयरिंग फॉर एग्जांपल, बच्चा पालना। So I don't know, there is this proverb which said that it takes an entire village to bring up a child. हाँ. But nowadays when you are in this nuclear family, it's like, and this is a very new concept, like this has happened like very recently. So it's very very tough nowadays on couples, and then they have to bring up a child all by themselves. So I think what this author is trying to say is that we have now too much expectations on ourselves and on our partners that, सिंगल पर्सन से ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। that we get all the love from that person only, and then we both will manage the household also, and we bring up a child also. So those things, I don't think people are so stressed the way we are, especially in all these things. I think that is what the author is trying to say, and it's a very nice thing. I think. मतलब वही बात है। both partners are working now and they have their own stresses. And आप चाहते हो कि मेरे को जो स्ट्रेस है I will share with him and he will understand or she will understand. मेरे से इस विषय पे बातचीत हो रहा था, एक IIT के PhD स्टूडेंट ही है जो ही केम आउट टू मी एज पॉलीएमरस। मैं ऑब्वियसली उनका नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने ऐसे, मैं क्यूरियस था कि अच्छा पॉलीएमरी मतलब आप इसको मैनेज कैसे करते कि मल्टीपल पार्टनर्स है कैसे, लाइक दिस इज जस्ट मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझना चाह रहा हूँ। तो उन्हें वो बोला कि पॉलीएमरी का मतलब ये नहीं कि आप चीटिंग करो, मतलब सबको पता होना चाहिए क्या चल रहा है सीन। एंड मतलब फिर मेरे को प्रैक्टिकल टर्म्स में भी अगर अब मतलब उन्होंने मुझे ये सोचने को बोला
कि आप एक इंसान से सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जैसे मतलब आप रिलेशनशिप में भी हो बट फिर भी आप अपने वर्क लाइफ के सारे स्ट्रेसेस या इमीडिएट चीज़ें आप में भी अपने पार्टनर को नहीं बता रहे होंगे, क्योंकि उनको में भी समझ ही नहीं आता, आपके फील्ड के नहीं होता। फॉर दोज थिंग्स यू हैव ऑफिस कलीग्स या जो भी अपने लैब के लोग, ठीक है, आपको मतलब आपको आपकी कुछ हॉबीज़ है जो आप अपना पार्टनर आपके साथ शेयर नहीं करता है, ठीक है, तो लेट्स से आप हाइकिंग जाते हो, जो भी मतलब आप कुछ और हॉबीज़, तो उधर जाके आपका दूसरा फ्रेंड सर्कल है तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड करो। तो सारा टाइम अगर एक दूसरे के साथ ही रहोगे फिर काफ़ी को डिपेंडेंसी और टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसके एंड में मतलब इस ऐसे के एंड में इन्होंने एक एग्जांपल दिया है गे कपल का, ठीक है, और इनका क्या है कि उन्होंने बताया कि हाउ दे हैव मैनेज टू मेक इट लास्ट फॉर 30 ईयर्स। नहीं बोला कि हमने अपने फाइनेंसेस जोड़ लिए, हमने घर खरीद लिया, ये सब कर लिया, एंड जॉइंट अकाउंट सब कुछ है, सो वो सब शेयर है। अरे थैंक यू। ठीक है, तो वो सब है, बट बाकी लाइक मैं रीड करता हूँ। एट दिस पॉइंट आफ्टर 30 ईयर्स चक एंड आई ये जो पर्सन है, हिज नेम इज स्टीव, हैव वेरी फ्यू रूल्स इन अ रिलेशनशिप। वी डोंट हैव अ रूल फॉर इंस्टेंस दैट यू कैन नेवर गो आउट ऑन द अदर वन, लाइक, तो उन्होंने ऐसा कर लिया कि ठीक है, आपको सेक्सुअल थोड़ा एक्सप्लोरेशन चाहिए, रिलीज चाहिए, आप अरेंज कर लीजिए किसी और के साथ डेट, तो मुझे भी बता देना ताकि मैं भी कुछ और कर लूँ, लाइक मैं घर पे अकेले बैठा ना रहूँ। एंड ठीक है, तो ये रिलीज़ के लिए उन्होंने रखा है अपने इसमें कि ठीक है, अब थोड़ा रिलीज़ अलाउड है, बस घर ना तोड़ना। एंड उन्होंने फिर यही बोला कि लाइक सेक्स जो है वो अनइम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वैसे, एंड जेलसी वगैरह नहीं होना चाहिए। मतलब उन्होंने वही बोला कि अगर इस घर में ब्रैड पिट आ जाए तो मुझे पता है कि मैं ऐसे छोड़ के ब्रैड पिट को, या मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के ब्रैड पिट को लेके नहीं भाग जाएगा, बिकॉज मतलब सेक्स इकलौता चीज़ नहीं होता है, मतलब तो वही चीज़ है। हाँ, मतलब तो ये ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे में, मतलब हाँ, एक ये इंटरेस्टिंग एक काइंड ऑफ एंड में एक एनेक्डोट दिया है इन्होंने गे कपल का। तो हाँ, सो एक लाइन में पढ़ता हूँ, परहैप्स, तो लेकिन उन्होंने बोला कि पहले सोसाइटी के लिए रिलीजियन ये सब बहुत मायने रखते थे कि हाँ, जिसको लोग फॉलो करते थे, एंड यू नो एक यूनाइटेड सेंस ऑफ पर्पस कुछ था। तो अभी सोसाइटी सेक्युलर हो गया, तो इन्होंने लिखा है कि परहैप्स सेक्युलर सोसाइटी नीडेड अनदर मेटाफिजिकल एंटिटी टू सब्जुकेट इटसेल्फ टू आफ्टर द डेथ ऑफ गॉड, बिकॉज नीशा ने बोल दिया था कि गॉड इज डेड, जो भी, एंड लव वाज अवेलेबल फॉर द जॉब। बट इजंट इट a little depressing to think we are somehow incapable of inventing forms of emotional life based on anything other than subjugation? मतलब वो subjugation क्यों बोल रहे हैं, इसके पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट है कि लव में कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, आप एक दूसरे के साथ बाउंड हो जाते हो, यू हैव टू इन्फॉर्म द अदर पर्सन कि अच्छा मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें, वो भी थोड़ा मतलब एक्सट्रीम है, मतलब बट एक्सट्रीम आर्टिकल्स एंड डिस्कशंस से दिमाग खुलता है फिर आप किसी कवर डाउट पे कर सकते हैं। तो हाँ, ये एक था, आई थिंक ठीक है, इतना काफ़ी है। एक अगेंस्ट मैरिज भी है उसमें बट दैट इज़ अ सिंपलर ऐसे, उसमें मेनली यही चीज़ है कि उन्होंने आर्ग्यू किया कि मैरिज जो है वो एक स्टेट रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन है। सो व्हेन द स्टेट रिकॉग्नाइजेज मैरिज, it does three things: it defines, it endorses and it regulates. So state defines कि okay, marriage क्या है, किसके बीच में मैरिज हो सकता है, किसके बीच में मैरिज नहीं हो सकता है, ये सारे पावर स्टेट के पास आ जाता है, ठीक है। फिर एंडोर्समेंट की हाँ, लाइक एक
जो भी एक सेरेमनी होता है या फिर एक मतलब मैरिड कपल का एक सर्टिफिकेट लेना होता है या जो भी मैरिज सर्टिफिकेट होता है। एंड थर्ड इज़ रेगुलेशन। तो राइट्स एंड ड्यूटीज स्टेट स्टिपुलेट कर देते हैं कि एक मैरिड कपल का ये राइट ये ड्यूटी होगा, एंड फिर मतलब लाइक फिर उसके वायलेशन पे क्या होगा जो भी है, तो ये सारी चीज़ें स्टेट के हाथ में आ जाता है। इनका वही था कि इनका आर्गुमेंट ये है कि लाइक ये सब हटा दो, अगर स्टेट डिफाइंड रेगुलेशंस एंड रूल्स हटा दो तो एक मैरिज और अदर फॉर्म्स ऑफ कमिटमेंट लाइक लिव इन या जो भी हो जाए उसमें डिफरेंस क्या है। उसमें उनका आर्गुमेंट ये है कि इट्स नॉट different, and historically marriage is a patriarchal concept and a device, and so we need to get rid of this. I think इसी direction में अगर practical अभी के terms में सोचो तो कई countries में they are allowing even unmarried couples to adopt children, for example, ये इस तरह के, so it's kind of going into those things. मतलब इनका आर्गुमेंट ये भी है कि लाइक ठीक है आपने होमोसेक्सुअल मैरिजेस अलाउ कर दिया, आपने ये सब कर दिया, बट स्टिल यू आर सेइंग दैट ओके मैरिज इज अबव अदर फॉर्म्स ऑफ यू नो सिविल पार्टनरशिप या जो भी हो गया। तो यही है एक आई थिंक ये वाला भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐसे आई कैन शेयर and you can read and discuss further. I have myself forgotten the detailed contents, काफ़ी थोड़ा है, Thank you, Somadeep, for such a thought-provoking discussion. So next time maybe we could have a discussion on certain topics or somewhat. Let's see what we can do. So let us invite our next reader, Ananya. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनन्या है। मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और आज मैं एक बुक लेके आई हूँ। एक असमिस बुक है, नाम है अनुराधार डे, ऑथर फणींद्र कुमार देबोसोधरी। तो मैं ये बुक के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगी, मतलब ये एक लव स्टोरी है। जो ऑथर है वो असमिस है, वो जॉब करने गए थे उड़ीसा में। तो जो लड़की है वो उड़ीसा की है, और वो लोग मिले थे बीएचयू में साथ में पढ़े थे वो दोनों। मैं ये बोलूँगी कि ये बुक मैं क्यों साथ में लेके रहती हूँ कि मैं ज़्यादा पढ़ने में कंफर्टेबल असमिस में हूँ, मेरे मदर टंग असमिस है। तो ये एक सर्टेन लेवल ऑफ कंफर्ट होता है कि मैं जब घर से बाहर हूँ तो असमिस बुक्स पढ़ने के लिए। और ये बहुत पुराना बुक है, इसका फर्स्ट एडिशन था 1989 में आई गेस, और मैंने शायद पहली बार क्लास 8 या 9 में पढ़े होंगे ये बुक, और उसके बाद मैंने बहुत बार पढ़े हैं। बट ऐसा नहीं कि अभी भी स्टोरी उतना ही अच्छा लगता है जितने पहली बार पढ़े थे। तो इसलिए ये बुक मेरे पास रहते हैं। मैं कहीं भी हॉस्टल टू हॉस्टल शिफ्ट कर रही हूँ, बट ये बुक होते हैं हमेशा मेरे पास। और भी कुछ बुक्स है जो काइंड ऑफ क्लासिक्स है असमिस लिटरेचर में, जो मेरे पास होते हैं हमेशा। और एक दूसरा रीज़न ये है ये बुक अच्छा लगने के, क्योंकि इसमें जो प्लॉट है वो उड़ीसा में बेस्ड है। तो मुझे बहुत सारे वहाँ के कल्चर और वहाँ के जो आर्किटेक्चर है, डिफरेंट टेम्पल्स है, वो सब के बारे में भी पता चला। वैसे तो हम लोग नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, बुक्स भी पढ़ सकते हैं, बट ऐसे नोवेल के एज अ स्टोरी पढ़ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। इसलिए तो अगर आप लोगों के पास कोई और ऐसे मतलब विद इन इंडिया, वैसे आउट ऑफ इंडिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे सपोज़ अफ़गानिस्तान के बेस्ड है काइट रनर्स या 1000 स्प्लेंडिड सन्स, वो सब भी मैंने पढ़े हैं। बट बहुत ज़्यादा बुक्स मतलब विद इन इंडिया के डिफरेंट स्टेट के बेस्ड जो बुक्स है वो नहीं पढ़े हैं। तो किसी के पास ऐसा रिकमेंडेशन है तो बोल सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में जो मैं पढ़ सकूं। तो बस यही बोलना चाहती हूँ। और नेक्स्ट टाइम आई थिंक अगर किसी के पास रिकमेंडेशन है तो मैं पढ़ के उस पे भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि डिफरेंट रीज़न के, डिफरेंट कल्चर के बारे में। थैंक यू। थैंक यू अनन्या। सो अच्छा सजेशन है ये कि जैसे अभी अनन्या कोई असम की स्टोरी है तो फिर कोई उड़ीसा की स्टोरी, जो जनरली हम वो बुक नहीं उठाएंगे जो जनरली उनके लैंग्वेज में लिखी हो।
सो मैं अभी एक रीडर ही है हमारे, अरित्रा नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जनरली ऐसे कोई बुक होती है ना, तो वो इंग्लिश की बुक है, वो उसे बांग्ला में कन्वर्ट करके पढ़ना चाहते हैं। वो क्या है, वो बेसिक मदर टंग का वो है कि आपको कंफर्ट महसूस होता है, तो ये तो है। तो अगर आप कोई भी लैंग्वेज है वैसा, मराठी, तेलुगु, तमिल, कोई भी जिसकी स्टोरी आपको अच्छी लग रही है, तो इट डजेंट मैटर कि वो कौन से लैंग्वेज में लिखी। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ श्रेय अग्रवाल और मैं ट्रांसपोर्टेशन में पीएचडी स्टूडेंट हूँ। एंड थैंक्स टू शुभम सर जिन्होंने मेरे को इनवाइट किया, एंड थैंक यू हिमांशु फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। सो ऑल्दो मैं ज़्यादा बुक्स वगैरह पढ़ता नहीं हूँ, बट एक्सीडेंटली मैंने सर को बताया था कि आई हैव बॉट सम बुक शायरी और पोएम्स की। तो ही फोर्स्ड मी कि ठीक है चल अब तू यू हैव टू रीड समथिंग फ्रॉम आउट ऑफ इट। सो थिंग इज़ लाइक आई वॉज यहाँ पे होटल्स कहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स, हाँ स्वरूप नगर। सो आई वॉज देयर एंड आई वॉज गोइंग थ्रू दिस मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे बुक स्टॉल लगी थी एंड आई जस्ट आस्क हिम कि कोई अच्छी सी पोएट की बुक दो, आई विल ट्राई। एक हैदर मूवी देखी होगी आप लोग ने, हाँ। सो उसमें एक गाना है गुलों में रंग भरे, सो दैट इज़ अगेन टेकन फ्रॉम वन ऑफ हिज गज़ल, गुलों में रंग भरे। सो आई कैन रीड दैट एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज मच एज आई अंडरस्टैंड। So it goes like, गुलों में रंग भरे बादे नौ बाहर चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। So गुल इज़ फ्लावर्स, उसमें रंग भरते हुए स्प्रिंग सीज़न में जो हवा बहती है वो चल रही है। सब लोग चले भी आओ यारो कि गुलशन का कारोबार चले, कि लेट्स इन सम सेंस आइए एंड ये जो मौसम चल रहा है या वॉट एवर इट इज़। अगेन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड, सो ठीक है। कफस उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज ज़िक्र यार चले। सो इन दिस लाइन कफस उदास मीन्स केज, और जो प्रिजन है वो उदास है, और शाम से कुछ तो कहो, कहीं तो खुदा के लिए ज़िक्र यार चले। अगेन ज़िक्र यार इज़ बिलव्ड, लाइक लवर। ओके। कभी तो सुबह तेरी कुंजे लब से हो आगाज़, कभी तो शब सारे काकुल से मुस्क बर चले। अगेन थोड़ा टफ है मेरे लिए। सो सुबह तुम्हारे लबों से शुरुआत होए और शाम तुम्हारे शायद मुस्कुराने से ढले, बालों से ढले, बालों की छाँव में। बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुजार चले। तो आई थिंक इट्स लिटरली व्हाट इट मीन्स। देन जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शब-ए हिजरा इज़ इवनिंग और नाइट ऑफ सेपरेशन, जब बिछड़ रहे हैं। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शब-ए हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकबत सवार चले, कि मेरे आंसू तेरी याद सवार चले। देन हुजूर यार हुई दफ्तर जुनून की तला, हुजूर यार हुई दफ्तर जुनून की तलब, गिरा में लेके गरेबान का तार तार चले। सो दफ्तर जुनून हेयर मीन्स दफ्तर इज वर्क प्लेस अगेन, एंड जुनून हेयर स्पिरिट। देन गिरे, इसके आगे मेरे को मीनिंग। देन मुकाम फैज़, हेयर ही इज़ एड्रेसिंग हिमसेल्फ, मुकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, कि फैज़ को रास्ते या वॉट एवर पाथ इज़ वर्किंग ऑन या जो भी है उनको कुछ पसंद ही नहीं आता। जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले, कि जो यार की गली से निकले सो
डेथ की ओर चले. So that was one of his poem or ghazal. So there are two sentences that goes ना, ghazal and nazm. तो उनमें मेन डिफरेंस ये रहता है कि गज़ल में जो शेर हैं और जो कपलेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से. लाइक पहला जो कपलेट है वो किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा है, दूसरा किसी और चीज़ के बारे में बात कर सकता है. जबकि नज़म जो होती है वो सिंगल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करती है कि एक पॉइंट ऑफ उनका फोकस रहेगा जिसके ऊपर वो डिस्कस करते जाएंगे या उसके बारे में बताते जाएंगे. लाइक कोई प्यार के बारे में बता रहा होगा, कोई अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहा होगा, कोई सेपरेशन या दुख के बारे में डिस्कस कर रहा होगा. सो वैसे ही गुलजार साहब जो हम लोग काफ़ी सुनते हैं, काफ़ी गानों में भी आए होगा गुलजार जी की. So he is a filmmaker and also this writer. उनकी भी एक है अच्छी. So दिन कुछ ऐसा गुज़रता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई. दिल में कुछ यूँ संभालता हूँ गम, जैसे जेवर संभालता है कोई. आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई. पेड़ पर पक गया है फल शायद, फिर से पत्थर उछालता है कोई. देर से गूंजते हैं सन्नाटे, जैसे हमको पुकारता है कोई. सो दिस इज़ वन ऑफ गज़ल फ्रॉम गुलजार साहब. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू. थैंक यू श्रेय फॉर सच अ वंडरफुल गज़ल्स एंड नज़म्स. और हमारे इस रीडिंग ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए मैं प्रद्युम्न को फिर से बुलाना चाहूँगा. और मैं एक जनरल कॉल भी देना चाहूँगा हमारे जितने पोएट्स हैं IIT के अभी इवन नॉन IIT के, उन्हें लाइक हम चाहेंगे कि इस सेशन में पोएम्स ही डिस्कस हो ताकि माहौल थोड़ा लाइट बना रहे और कुछ अच्छा भी सुनने को आपको मिले. रेदर देन बुक्स के कभी कभी बोरिंग भी हो जाता है, तो हम चाहेंगे कि पोएम्स आपको वो फिलर टाइप का हो जिससे आपका मन लगा रहे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स हिमांशु भाई फॉर गिविंग दिस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी टू शेयर समथिंग. तो यहाँ पर है मेरे पास एक पोइम जो कि हिंदी में है. इसको लिखा है आदर्श भूषण ने. इसको मैंने काफ़ी महीनों पहले पढ़ा था, उसके बाद मैं इसे आज देख रहा हूँ. तो इस कविता में मैं अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश नहीं करूँगा ताकि जो इसका असली रस है उससे कोई भी वंचित ना रहे. तो ये कविता है. ये कविता को तीन लोगों को या फिर ऐसा कहूँ तीन चीज़ों को लेकर लिखा गया है. एक गांव, एक शहर और एक गांव का आदमी. इन तीन चीज़ों को बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से इस कविता में इन्होंने रखा है. तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे उसी तरह सुनेंगे और इसका पूरा आनंद लेंगे. तो शुरू करता हूँ. हर आदमी के अंदर एक गांव होता है जो शहर नहीं होना चाहता. बाहर का भागता हुआ शहर अंदर के गांव को बेढंगी से छूता रहता है, जैसे उसने कभी गांव को देखा ही नहीं. शहर हो चुका आदमी गांव को कभी भूलता नहीं, बस किसी से कह नहीं पाता कि उसका गांव बहुत दूर होता चला गया उससे. उसकी सांसों पर अब गांव की धूल नहीं, शहर के कारखानों की सरसराती हुई वो धुएँ हैं. उसके कानों में अब मवेशियों के गले की घंटियाँ नहीं, तिगड़म भरी गाड़ियों की आवारा चिल्ल पोक रही है. हर आदमी जिसका गांव शहर हो चुका है उसका गांव बौना होता चला जाएगा. कैसे? अपने बाटों को मिटाते हुए, हाथों में किवाड़े लगाते हुए, चौक पर पहरेदार बिठाते हुए. शहर को चिढ़ लगी रहती है, पता नहीं क्यों. शहर को चिढ़ लगी होती है कि गांव अब भी रुका हुआ है. वह बार बार जाकर उसको टोकता है, खंगालता है, खोदता है. उसके रुके हुए पर अफसोस प्रकट करता है, अपना बूशर्ट झाड़ता है, आंखों पर एक काला पर्दा चढ़ाता है. लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आखिर लास्ट में वो दुर्दराते हुए उसी तरह निकल जाता है. हर आदमी जो गांव के लिए शहर होने चला आया है वह नहीं जानता कि शहरी तौर तरीक़ों की उटपटांग भाषा क्या है और आवाज़ों की उलझने कि यहाँ कम बोलना होता है, कम खाना होता है, कम ओढ़ना होता है, कम सोना होता है. धीरे धीरे बोलनी होती है अपनी गवई बोली, धीरे धीरे खिसकानी होती है थाली, धीरे फटकनी होती है चादर और धीरे से मांगनी होती है नींद.
ज़्यादा करनी होती है चापलूसी, ज़्यादा देना होता है धक्का भीड़ को, ज़्यादा बरतनी होती है औपचारिकता, ज़्यादा बघारनी होती है शेखी, ज़्यादा बजाने होते हैं गाल, ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है जीविका। हर आदमी जिसका गांव किराए पर बीतता है जीवन शहर में, एक सपना किस्तों में देखता है कि किस्तें बरामद कर ढूंढ लेगा अपना वो रास्ता जो उसको अगेन उसी गांव में लेकर जाएगी। हर आदमी के अंदर का गांव लौटना चाहता है जहां से वह आया था, या फिर ऐसा कहें कि उसे आना पड़ा था। आदमी भले लौटे न लौटे गांव लौटना चाहता है, शहर को वैसा ही छोड़कर, वैसा ही जैसा वो खुद बनाना चाहता। थैंक यू वेरी मच। सो अगेन थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरी रीडर। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अगली बार भी आएँ और कुछ हमें नई चीज़ें कुछ शेयर करें हमारे साथ। तो इसके साथ हम चाहेंगे कि हम एक फ़ोटो ले लें मेमोरी के लिए।